बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें जब भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पर अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और दुआ ये भी करें कि अल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ जो है वो लेकर आए। आज के प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है और हम ख़बरों की तरफ भी चलेंगे। जिनकी बर्थडे है जी उनको भी हमने विश करना है और आज हम इंशाअल्लाह 11:05 पर ही विश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। अमानत रसूल साहब हमारे साथ आज के स्कॉलर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमारे साथ एक एराबी भी नमाज के लिए खड़ा हुआ। जब हमने नमाज़ पढ़ ली तो नमाज के बाद वो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता, या अल्लाह मुझ पर रहम कर और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर और फिर किसी और पर रहम न फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक वसी चीज़ को तंग कर दिया है, महदूद कर दिया है, और ये वसी चीज़ क्या है? ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हमें तालीम दी है कि जब भी हम दुआ करें तो अपनी दुआ में सिर्फ़ अपने आप को, अपने ख़ानदान को ही शामिल न रखें, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक को हम इसमें शामिल करें। हमारे यहाँ दुआ की जाती है तो दुआ का महवर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होते हैं, यानी मुसलमानों की जमात उम्मत मुस्लिमा होती है, जबकि हमें सब इंसानों के लिए दुआ करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये रवैया भी इख्तियार किया जाता है कि जो दुआ करने वाला है वो अपने लिए तो रहमत की दुआ करता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो यहूद हैं या उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है उनके लिए अज़ाब की दुआ करता है, यानी उनको बद्दुआ देता है। ये तरीक़ा अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये फ़रमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी मकसद ये है कि लोगों के लिए वुसअत पैदा करो, तंगी पैदा ना करो, नफ़रत मत फैलाओ, मोहब्बत को आम करो और इंसानों में फ़र्क मत करो। अल्लाह की बारगाह में सब इंसानों के लिए दुआ करो। हाँ, जिनको हिदायत नहीं नसीब उनके लिए दुआ की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे। जो बदकिरदार हैं, फासिक और फाजिर हैं, अल्लाह ताला उनको फ़िस्क़ व फ़ुजूर से निकाले, उनको अच्छी ज़िंदगी अमल के साथ अता फ़रमाए। और ये भी दुआ करनी चाहिए कि सारी इंसानियत पर जो इस ज़मीन पर रहने वाले हैं, ऐ अल्लाह तो उन पर रहम फरमा। अल्लाह की रहमत को न किसी इलाके तक महदूद किया जा सकता है, न किसी गिरोह तक। अल्लाह की रहमत इस ज़मीन पर रहने वाले और इस कायनात में सारी मखलूक के लिए है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, उसकी शफ़क़त, उसकी राफ़त, ये सब इंसानों के लिए है। इसलिए हमें अपनी दुआ को महदूद करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक दुआ को वसी कर देना। ये था जी आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचाया। आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, हस्पताल इंतजामी कमेटी बनाने का हुक्म, निगरान वज़ीर आला के इक़दामात की तारीफ। अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीज लावारिस, हेल्थ केयर कमीशन रिपोर्ट से परवेज सरकार का पोल खुल गया। चालान क्यों किया, मोटरसाइकिल सवारों का वार्डन पर तशद्दुद। और पुलिस का पेट्रोल फंड 7 माह में खत्म, मजीद 1 अरब रुपए मांग लिए। आज की खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप?
अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। निगरान वजीर आला की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं बिलाशुबा वो काबिल तारीफ़ हैं, और जो हस्पतालों में हालात थे, जैसे कि कल भी मैंने जिक्र किया, मेरे ख्याल से ये सबसे पहला काम था जो कि करना चाहिए था और किया भी जा रहा है। हस्पताल इंतज़ामी कमेटी बनाने के अहकामात, निगरान वज़ीर आला के इक़दामात की तारीफ़ की जा रही है। ये जो हस्पताल इंतज़ामी कमेटी है, बेसिकली इसका रोल क्या होता है, इससे बेहतरी हस्पतालों में क्या आती है? इमरान भाई ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, पहली बात तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि लाहौर शहर के हवाले, सिर्फ लाहौर शहर नहीं, अगर हम पूरे सूबे या पूरे मुल्क की बात करें, जब भी कोई मामलात ख़राब होते हैं इंतज़ामी तौर पर अगर बात की जाए, तो उसमें जो है वो कोर्ट जो है वो खुद ही अज खुद नोटिस जो है वो लेती है, और कोर्ट की जानिब से ही अभी हॉस्पिटल में इंतज़ामी कमेटी जो है वो बनाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। अब ये देखें, कई हुकूमतें आई, लेकिन हमारे अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स के हवाले से या तालीम के हवाले से, तो ये दोनों वो शोबे हैं जो मैंने अक्सर कहता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये दो शोबे ज़रूरी हैं कि अगर इनमें तरक्की होगी तो वो कौम जो है वो बिलाशुबा तरक्की करेगी। नो डाउट, आपके अस्पताल जितने वीरान होंगे, आप जितने सेहतमंद लोग होंगे, उतनी आप आगे तरक्की। लेकिन जितनी हुकूमतें आई हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है, आए रोज़ खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। निगरान वज़ीर आला के हवाले से बात करें, नो डाउट इन्होंने आकर जो है वो हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों प्रायोरिटी जो है फ़िलहाल अभी तक इनकी प्रायोरिटी जो है ये एजुकेशन और हेल्थ नज़र आ रही है। एजुकेशन के हवाले से ये देखें कि परवेज़ लाई के दौर में जो 58 करोड़ रुपए कॉलेजेस में लैब्स के लिए रखे गए थे, नई लैब्स बनानी थी, इक्विपमेंट जो है वो फराम किया जाना था, फर्नीचर फराम किए जाने थे, वो तमाम फ़ंड जो है वो गुजरात सेवरेज मंसूबों के लिए मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन निगरान वज़ीर आला ने आते ही ना सिर्फ वो फ़ंड जो हैं वो रोके, जो कि जारी हो चुके थे, वो रोके, एक ही दिन में वो फ़ंड जो हैं वो वापस जो कॉलेजेस के हेड्स थे, जो कॉलेज हेड के फ़ंड होते हैं, उनमें वो मुंतकिल कर दिए। तो ये तो एजुकेशन के हवाले से बात हो गई। और दूसरा हेल्थ के हवाले से बात करें तो वो अब इनकी ये कारकर्दगी जो है ये खुद जो हेल्थ केयर कमीशन है वो खुद कह रहा है कि जो निगरान वज़ीर आला आए हैं उनके इक़दामात जो हैं वो वाकई काबिल सताइश है, और ये वो बात है जो उन्होंने कोर्ट में कही है। नो डाउट आला अदलिया के हवाले से बात करें तो उन्होंने भी जो निगरान वज़ीर आला है उनके इक़दामात को सराहा है। तो अब बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई है, नो डाउट ये जो प्रिंसिपल्स हैं और हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उसकी मदद करेगी, लेकिन देखना ये होगा कि उस कमेटी में किस किस्म के मेंबरान जो हैं वो शामिल हैं। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कमेटी पे। जी इरफान ना देखें, इसमें एक और चीज़ भी काबिल गौर ये है कि हर दौर के अंदर ये बात की गई कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं इसको बेहतर करने के लिए बहुत इक़दाम कर रहे हैं, और अब निगरान हुकूमत भी यही कह रही है। लेकिन असल इशू ये है कि क्या अभी भी आपको हॉस्पिटल्स में अद्वियात मिल रही हैं, क्या अभी भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उसको केयर किया जा रहा है। इसी तरह के इश्यूज़ आपको हर हॉस्पिटल में नज़र आते हैं। किसी जगह पे बेड नहीं है, किसी जगह पे ईसीजी मशीन नहीं है, किसी जगह पे मेडिसिन नहीं है, बेसिक जो नीड्स हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी इक़दाम किए जा रहे हैं, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए निगरान सेटअप को। निगरान सेटअप ने 10 इजलास, कल जो रिपोर्ट दी गई सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ की जानिब से कि 10 इजलास जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड जो किए गए हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। नहीं तो इस तरह की चीज़ें तो हम साबका द्वार में भी देखते थे। साबका द्वार में भी ऐसी कमेटियाँ बनाने की जिसको कहा जा रहा था कि ये प्राइवेटाइज जो है वो हॉस्पिटल्स को किया जा रहा है, उसमें भी क्या था, उसमें भी यही था कि एक जो कमेटी बना दी जानी थी हॉस्पिटल के अंदर, जिसने 6 माह बाद या 3 माह बाद उन डॉक्टर्स की एवेल्यूएशन करनी थी, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उसकी एवेल्यूएशन करनी थी, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी उसकी एवेल्यूएशन करके अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी थी, और उस रिपोर्ट के बाद अगर वहाँ पे डॉक्टर्स की कारकर्दगी बेहतर नहीं होनी थी तो उनको जो है वो ओहदे से हटा दिया जाना था या उनको फायर किया जा सकता था। ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, और इसी वजह से आपको याद होगा कि जब डॉक्टर्स को ये पता चला कि अगर हमारी एवेल्यूएशन होगी तो हमें यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने बहुत से एहतजाज भी किए। बात यही है कि एक चीज़ें जो चल रही होती हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम ये ख़बरें इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। हाई कोर्ट में भी इन्वायरमेंट का, अगर यही हाई कोर्ट है जिसमें इन्वायरमेंट का कमीशन भी बना है, उसमें जाके बता दिया जाता है कि जी हमने इतने चलान कर दिए, हमने इतनी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद कर दिया, हमने इतने रेस्टोरेंट हैं उनको बंद कर दिया, टाइम उसका कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आज भी, आज के दिन तक
लाहौर जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे आलूदा तरीन शहर ऐसे ही है। है, देखिए कोर्ट के अंदर रिपोर्ट्स कागज़ काले करके देना और चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखाना और चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत भी इसी तरह सिर्फ इजलास की हद तक रही या सिर्फ जो प्लानिंग की हद तक रही, तो मैं समझता हूँ अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके लिए ठोस इकदाम करने होंगे। इरफान, हमें कदम उठाती तो हुकूमत नजर आ रही है। अब देखें कल यहाँ पर PKLI के हवाले से भी बातचीत की गई है कि इसको मुकम्मल फॉल किया जाए। आई थिंक आपका भी एक्सपीरियंस रहा है PKLI में। बिल्कुल, मैं अभी यही सोच रहा था कि PKLI की सहूलियात के हवाले से स्टेट ऑफ द आर्ट आपका हॉस्पिटल है। बेहतर जो है PKLI की बेहतर सूरत हाल के बारे में सिर्फ वही शख्स जो है वो बता सकता है जिसने उसको देखा हो। Obviously. आप यकीन जाने कि कोविड में जब हम बीमार हुए और हम वहाँ पर जो है वो इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पर एडमिट हुए, तो आप यकीन जाने वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर नज़र आ रही हैं, किसी होटल में ठहरे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप यकीन जाने। और ये हम वहाँ पर डिस्कस भी करते रहे हैं कि जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में जो है वो रह रहे हैं, चूँकि वहाँ पर जो पेशेंट के लिए बेड रखे गए हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट करवाए गए थे। और आप यकीन जाने 5 से 6 लाख रुपए का तो सिर्फ वो बेड था और बाकी सहूलियात और वो सिर्फ आम मरीजों के लिए था, सिर्फ आम मरीजों के लिए था। लेकिन अब यहाँ पर नाम लेना थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो मंसूबा भी जो है वो सियासत की नज़र हुआ और कुछ लोगों ने अपने अजीज़ों अकारिब को नवाजने के लिए मुफादात के लिए जो है वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। मैं कहता हूं कि अभी भी आप यकीन जाने कि अगर ये PKLI हॉस्पिटल फॉल हो जाता है तो आप यकीन जाने इसमें लोगों को रिलीफ को छोड़ें, आप देखिएगा कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। मैं शहर की बात नहीं कर रहा, सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इतना अच्छी चीज़ आपके पास है, आप नए अस्पतालों की बात करते हैं जो कि हमें थोड़ा सा इम्पॉसिबल फिलहाल की सूरत हाल में तो नज़र आता है। मैं यही कहती हूँ कि जो हॉस्पिटल है वहीं पे सहूलियात बेहतर आप कर दें तो क्या आप यकीन जाने हम अपने सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करें, यकीन जाने उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे सूबे का लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली पॉलिसी जो है वो कुछ ऐसी बनानी होगी, जिस तरह इरफान भी बात कर रहे थे कि कोई ठोस इकदाम जो है वो करना होंगे। डॉक्टर्स मौजूद हैं, सहूलियात जो हैं वो भी मौजूद है, लेकिन असल बात है कि उनकी आवाम तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं हो रही। अद्वियात के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह इरफान ने बात की कि अद्वियात का फुकदान है और लिटरली ये वाकई है। इमरजेंसी में भी आप चले जाएं, अगर वो डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख कर देगा कि जो कि फ्री आपको मिलनी है, वो भी आपको आधी मिलेगी जो डिस्पेंसरी है। सिर्फ इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस हो जाए ना, तो आप यकीन जाने कि शहरी जो है वो वाकई उनको सहूलियात जो है वो हॉस्पिटल से मिलती रहेंगी। अद्वियात आती हैं लेकिन आगे नहीं पहुंचती। इन चीज़ों को सिर्फ कोई चेक करने वाला हो, प्रॉपर कोई बंदा हो, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। यही वजह है कि कोर्ट जो है वो खुद उसने कायमा कमेटी एक बनाई है जो कि इन तमाम मामलात को देखेगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करवाएगी। चलें जी, उम्मीद है कि कुछ हालात जो बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं मज़ीद भी जाएँ, आवाम को रिलीफ मिले और सबसे पहले दुखी इंसानियत की खिदमत होगी। वो लोग जो कि रोते बिलबिलाते अस्पतालों में आते हैं, जिनको कोई उम्मीद और आसरा नहीं नज़र आ रहा होता, उनके लिए अगर राहें हमवार हो जाएंगी, आसानियाँ हो जाएंगी, तो पता नहीं कौन से लोग, कितने लोग अपनी आखिरत संवार लेंगे। हमने भी फ़िलहाल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। खबर ये है, वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को APC तलब कर ली। इमरान खान को भी मदऊ किया गया है। उनकी तो अभी मेरे ख्याल से वो टांग पे प्लस्तर है स्टिल। देखिए अन्ना, मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ पर बात करता हूँ कि जी हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जहाँ पर एक होने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम करते क्या हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने नहीं देना। यहाँ पे क्या टांग खींचनी है इमरान भाई, यहाँ तो ऑलरेडी टांग पे पट्टी हुई टांग पे गोलियां मार दी गई, वो तो दिमाग में भी पट्टी हुई है और आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। आप यकीन जाने, मैं सियासतदानों की बात नहीं करता, मैं आम पब्लिक के हवाले से अगर बात करूँ, आप यकीन जानो 3 दिन पहले ना मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने ये लिखा था कि एक खबर मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जिसमें ये था कि अमेरिका जो है वो दिवालिया होने के करीब, या अमेरिका का दिवालिया होने का खदशा, हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ गए। मैंने ये लिखा, मैंने कहा पाकिस्तान में भी जो है वो हमें
ज़ाती इख्तलाफात को छोड़कर इकट्ठे होने की ज़रूरत है, इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है, ताकि माशी तौर पर हम अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। आप यकीन जाने उसके नीचे लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि मुझे शर्मिंदगी होना चाहिए। यार मैं ये ट्वीट डिलीट ही कर दूं। लिटरली लोगों का माइंड बन चुका है कि कभी भी हुकूमत और अपोजिशन मुल्क इन्होंने चलाना है, इन्होंने चलाना है, अवाम ने नहीं चलाना है। अवाम बेचारी तो जो भी ये डिसीजन लेंगे वो तो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, हम फॉलो नहीं भी करेंगे तो जो इनके इकदाम होंगे इन्होंने तो वो करवा लेने, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो, चाहे वो किसी मामले में इन्होंने करवा लेने हैं। इस वक्त ना, जिस वक्त हमारा मुल्क जो, अब आप देखिए कि दहशतगर्दी की लहर जो है ना वो एक बार से फिर पनप रही है, और पनप नहीं रही, उसने दोबारा से शुरू हो अपना गया जो ना। है वो मामला केबीके की तरफ आई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ना खासा पंजाब में मियांवाली में थाने में हमला हुआ, पंजाब में भी ये हो सकती है, पंजाब में भी हो सकती है। और अभी तमाम सियासी जमातों को जो है ना इस वक्त वाकई इस APC की अशद ज़रूरत है कि मिल बैठ के ज़ाती इख्तलाफात को छोड़ के सिर्फ मुल्क के लिए सोचे कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और उसके बाद हम तहरीक इंसाफ हैं। पहले हम एक पाकिस्तानी हैं। इस पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है। तमाम तर लोगों का एतमाद, मैं बैरूनी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ, आपके दोस्त ममालिक का एतमाद भी आपसे उठ चुका है कि भाई आप तो दिवालिया होने के करीब हैं। आपके अपने इख्तलाफात जो हैं वो इस कदर हैं कि आप देख ही नहीं पा रहे कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आप बस ये कहते हैं कि ये जी वजीर आजम जो है ये जो भी इकदाम करेगा मैं इसके खिलाफ जो है वो जाऊँगा। जिस तरह इमरान खान साहब की अगर मिसाल ले लें कि ये वजीर आजम रहे हैं, इनको पाकिस्तान के हालात का अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की कंडीशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है और पाकिस्तान के बाहर क्या है, रशिया के साथ ताल्लुकात क्या है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं, भारत और अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं। बातें तो आप बहुत करते थे कि हमें जी मुफाहमत की पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, और भाई जब अब ये हुकूमत जो है वो नून लीग को अगर मिल ही गई है किसी तरीके से, तो आइंदा इलेक्शन में आप देख लीजिएगा कि अवाम किसको वोट देती है। अभी तो खुदारा पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के साथ काम करें। आप जो है वो टांग पे प्लस्तर करके इजलासों में शिरकत को कर रहे हैं, मे भी आप रातों को बाहर भी निकलते हो, कौन कह सकता है। तो भाई आपको APC में जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नहीं जी, देखिए वजीर आजम का बड़ापन है, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ का ये बड़ापन है कि उन्होंने APC में इनको दावत दी है। अगर वो अपने इख्तलाफात बुला के तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं तो भाई हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है। मुल्क के लिए करना है ना, अपने वोटर्स के लिए करना है। वोटर भी आपका यही चाहता है ना कि भाई ये पाकिस्तान है तो हम हैं, तो भाई आप क्यों नहीं समझते इस चीज को। और आप भी आके पाकिस्तान की ही बात करते हैं, यहाँ भी सिर्फ पाकिस्तान की बात होनी है। इरफान ना, मुझे लग रहा है कि जैसे इमरान ने कहा कि वोटर भी शायद यही चाहता है, तो वोटर्स का एक ऐसा माइंडसेट बना दिया गया है कि वो, और लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस तरफ आने के लिए अभी तैयार ही नहीं है। कल जब ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने APC बुलाने का फ़ैसला किया और उसमें इमरान खान को मदऊ किया गया, तो उसके बाद आप देखिए ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक तूफ़ान बदतमीज़ी नज़र आता है PTI के ट्रोलर्स की जानिब से कि हम पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, हमें गोलियां मारी जा रही हैं और अब हमें यहाँ पे बुलाया जा रहा है, हम नहीं आएंगे। इस सूरत हाल के अंदर जब आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, जब दहशतगर्दी आपके ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ी है, उस हालात के अंदर आप अभी भी अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। यही वो इमरान खान थे जो कहा करते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं मिल बैठूंगा। यही इमरान खान थे। इनके बयानात याद रखें, क्योंकि इनको यू टर्न लेने की आदत तो है, लेकिन इसके साथ साथ इनके बयानात इनके सपोर्टर्स को भी याद कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी भी मेमोरी जो है बहुत शॉर्ट टर्म है। वो कहते हैं कि नहीं खान साहब अब जो कह रहे हैं वो ठीक है, पहले की बात नहीं वो पूछते। अभी भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई सीरियस इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अगर इसमें जो इस वक्त, जैसे इमरान ने भी कहा कि ये हालात जो है वो ये गवारा नहीं करते कि हम आपसी जो इख्तलाफात हैं, हम जो अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए इकदाम करते रहे। हमें इस वक्त मुल्क के लिए सोचना है। मुल्क के लिए सोचने के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि तमाम पार्टीज़ जो है, आल पाकिस्तान जो है वो जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं हमारे, वो सारी एक जगह के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हों, अपनी अपनी जो तजावीज़ है उसको दें। अब ये इमरान खान साहब जब अपनी डेली की स्पीच करते हैं उसमें यही कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क का ये बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसमें आप APC में जाएं। ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पे अपने इलेक्शन के जो मुतालबा जो आप रोज़ TV पे सोशल मीडिया पे आप बात करते हैं,
ये भी वहाँ पे रखें, इसको भी डिस्कस करें। बिल्कुल। इसके साथ साथ दीगर जो इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस करें ताकि इसका कोई सोल्यूशन निकल सके, हल निकल सके। ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, खुदा ना खासा जैसे हालात अभी चल रहे हैं ना, और अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान जो अपनी ये हैसियत रखता है ना कि हम न्यूक्लियर पावर है, आप यकीन जाने दूरअंदेशी की बात करें तो ये हैसियत जो है वो भी पाकिस्तान से छिन सकती है अगर हालात ऐसे ही रहे। अगर इन्होंने अभी भी होश के नाखून ना लिए तो आप यकीन जाने ये हालात भी खुदा ना खास्ता हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है वो सीरियस नोट में तमाम सियासी पार्टियों को मिल बैठने की लेकिन आप देख लीजिएगा कौन कितना सीरियस होता है, आपके सामने ही आ जाए। चले इसमें सारे एक्सपोज भी हो जाएंगे ना कि कौन इस मुल्क के लिए करना चाह रहा है या इनको क्या शर्म, इन्हें क्या शर्म, आप क्या कह रहे हैं? एक्सपोज ये कहाँ नहीं होते, ये देखें ना, एक्सपोज तो होते जा रहे हैं। अब ये देखें हेल्थ केयर कमीशन रिपोर्ट से परवेज सरकार का पोल खुल गया, अस्पतालों के इमरजेंसी में मरीज लावारिस, कौन कौन से इस बंदे को तो आप यकीन जाने, मैं कहता हूँ इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए लिटरली। आप यकीन जाने हम बात कर रहे थे ना कि सिर्फ 5-6 महीने में अरबों रुपए के फंड जो है वो इन्होंने जारी किए हैं, जिसमें कोई भी हेल्थ पे नहीं लगाया। इन्होंने क्या लगाया है कि जी इतनी गाड़ियां खरीद लें, इतने ड्रेसेस ले, हेलीकॉप्टर ले लो, ले लें, खानों पे पैसे लगा लिए, हेलीकॉप्टर पे लगा लिए, अपने दफातर पे लगा लिए। सड़कों पे किसने चलना है? अवाम ने चलना है ना, अवाम बेचारी नहीं रहेगी। सड़कें बनी कहाँ हैं, मुझे ये बता दे, कहाँ सड़कें बनी? अभी सिर्फ देखे फंड जो है वो फंड पहुंच चुके हैं, जहाँ पे फंड पहुंचने थे वो फंड पहुंच चुके हैं। अभी तो हम सोच रहे हैं कि ये इसके ऊपर जो इख्तिसाब होगा तो उसके बाद ये चीजें पढ़ रही है ना, FIA ने पर्चा है वो सामने आ रहे हैं ना, और वो बता रहे हैं कि आपके कहने पे करप्शन जो है वो करवाई जाती रही। बिल्कुल ऐसे। अब इस चीज का जवाब देना है ये सामने, अब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? निगरान हुकूमत में तो मैं इस साबिक वज़ीर आला साहब को कहूँ कि निगरान हुकूमत में तो बड़ी उंगलियां उठाते हो आप कि जी ये वो घर नहीं आना, तुम्हें देख लेंगे तुम्हें। ओ भाई इस चीज का तो जवाब दो, इस चीज़ का तो जवाब दो। आपके डेरों से शराबें जो हैं वो निकल रही हैं, आपके फ्रंट मैन जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने करप्शन करके, रिश्वत लेकर इतनी जो है वो नौकरियां दिलवाई हैं। उसका जवाब तो दो ना करें इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप यकीन माने इरफान, कोई थोड़ा सा अपना काम कह देता ना कि हॉस्पिटल से रिलेटेड ये काम है, फलां डॉक्टर आपके पास लगना शुरू हो जाए, हमारी हेल्प हो सकती है, तो यकीन माने कोशिश होती है कि इस बंदे का काम हो जाए। किसी ने हम पे ट्रस्ट करके कहा है और मजबूरी की हालत में कहा है। आपको अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा मकाम दिया, आपके हाथ में इतनी फैसिलिटीज़ दी, और आपने क्या किया आवाम के साथ? कोई डर खौफ नहीं होता ना? ये चीज़ें वो लोग सोचते हैं जिसको कोई अपनी आखिरत संवारने की फ़िक्र हो, जिसको अल्लाह का कोई डर हो। ये जब ये इस मकाम पर पहुँचते हैं फिर इसके बाद ये ख़ुद अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से मौत भूल जाती है। और इसी वजह से आप देखें कि किस कदर जो है हालात ख़राब किए गए हॉस्पिटल्स में। अब जो ये हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इतने अरसे के अंदर ना वहाँ पे हॉस्पिटल में जो एमरजेंसी के अंदर जो बेड्स लगाए जा सकते हैं, ये नहीं कि नए बेड ऐड करें, जो बेड लगाए जाते थे वो भी उसमें की तादाद भी कम है, 10 बेड जो है हर हॉस्पिटल में कम रहे। फिर इसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं मिली, आपको कोई भी इलाज मुआवजा नहीं मिला। और यही वो परवेज़ इलाही थे जब वज़ीर आला पंजाब पहले दौर में बने थे तो लोग तारीफ़ें करते थे। जब इन्होंने काम किया लोगों ने तारीफ़ की। अब जो इन्होंने किया उसको भी लोग कभी नहीं भूलेंगे, वो याद रखेंगे। और वो जो इन्होंने कर दिया है इस सूबे की आवाम के साथ, इस सूबे के टैक्स पेयर के साथ, वो मैं समझता हूँ उसकी पकड़ लाजमी होगी। और उसकी पकड़ देखे होती जा रही है, तो हो चुका है, वो हो चुका है। मुकदमात के अंदराज हुए हैं FIA की जानिब से, जो कल मुकदमा दर्ज किया गया मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर, और उनके साथ साथ साबिक वजीर थे अली अफजल साई। लूटमार परवेज इलाही साहब ने मचाई है, उतनी साथ मोहम्मद खान भट्टी ने मचाई। असल फ्रंट मैन ही वो था, असल सूबे को चलाने वाला और सूबे में जो करप्शन करने वाला जो एक वाहिद किरदार था वो शख्स था मोहम्मद खान भट्टी। आप देखें कि उनके अगर असासे देखे जाएँ तो इन गुज़िश्ता 4-5 माह के अंदर ही उनके असासों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ, अरबों रुपए का। यहाँ साल हर साल क्या पूरी जिंदगी बीत जाती है, कोई अरबों रुपए नहीं। मैं तो इस खबर का इंतजार कर रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा हूँ कि मोहम्मद खान भट्टी जो है वो बैरून मुल्क चले गए। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी देखिए उनका नाम स्टॉप लिस्ट में है FIA जो एयरपोर्ट्स के ऊपर है,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है क्योंकि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ये सारी बेल्ट जो है, इस पे आपको बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट नज़र आते हैं जो डंकी के ज़रिए, जो कश्तीज़ के ज़रिए, या जो उसमें पैदल जो है वो आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। बहुत से एजेंट हैं। तो ये भी अभी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये गुजरात के खुद भी रहने वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि ये डंकी के ज़रिए या किसी और जगह से निकल गए हों, क्योंकि अभी तक ये मंजर आम पे भी नहीं आए, ना तो अदालतों में पेश हो रहे हैं। अपनी जमानत जहाँ पे इन्होंने ज़मानत करवाई वहाँ पे भी नहीं पेश हो रहे, नंबर इनके बंद हैं, हर तरफ इनको ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए। और यही जो है वो अभी कभी इम्कान है कि वो हो सकता है, जैसे इमरान ने कहा, वो फ़रार हो गए हों, क्योंकि आपने अब तक जितने लोगों को देखा जिनके एहतसाब शुरू हुआ, सायरा बीबी का एहतसाब शुरू हुआ, सायरा बीबी फरागोगी जो है उनका एहतसाब हुआ, वो फरार होगी। मोहन्नस इलाही आपको उनको नज़र आया कि कुछ होने वाला है हमारा, वो भी फरार हो गए। ये लोग अब वहाँ पे बैठ के करेंगे सारा कुछ। इरफान भाई मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं भी आपके नज़दीक ये बात जो है वो ठीक हो या नहीं, देखें मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के जो कवानीन है ना वो बहुत कमज़ोर है ना। अब ये देखिए, इनका होना कुछ नहीं है। जिस तरह आपने अभी एक मिसाल दी फरागोगी की, इसी तरह ना इन लोगों का कुछ नहीं होना। पता है क्या, हमारे कवानीन में जो खला है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इन लोगों को तो हुकूमत खुद प्रोटेक्ट करती है। पता कैसे करती है कि भाई ठीक है, आपने अगर 10 अरब की करप्शन की है, आप प्ली बार की इन पे थोड़े से पैसे जो है वो दे दें और जनाब आप छुट जाएं। हाँ। ये चीजें जो है ना, ये अवाम के साथ ज्यादती, अवाम के साथ ज्यादती। ऐसे किरदार जिन्होंने 5-6 माह में अरबों रुपया, खरबों रुपया जो है वो लगा दिया और खा लिया, किक बैक्स भी लिए होंगी। ये मोहम्मद खान भट्टी का असल मसला क्या था, यही था ना कि ये किक बैक्स लेते थे। और आप यकीन जाने कि वो उस दिन हमारे एक सीनियर रिपोर्टर ये भी बात कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब ने पता नहीं 500 गाड़ियां खरीदने का ना वो ठेका दिया था, और वो गुजरात की ही एक कंपनी को जो है वो दे दिया था। चेक करें, अजीबो गरीब सूरत यार, कोई पूछने वाला नहीं है, मजाक बनाया हुआ है आपने सुबह को। अगर कभी कोई मिसाल बना होता, और ये वजीर आला कर रहा है। हाँ, ये वजीर आला कर रहा है। वजीर आला साहब ने तो खैर बहुत कुछ किया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो लोगों का माइंडसेट ये है कि आपकी ट्रैफिक पुलिस को टारगेट दिया जाता है कि चालान करने ही करने हैं, और कुछ लोग कहते हैं मॉल रोड पे तो बस आप चले जाएं, आपने कोई गलती किया नहीं की, चालान तो होगा ही होगा। मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से वार्डन पर तशद्दुद किया गया। इरफान, ये वाक़यात हम एक के बाद एक देखते हैं। अना, इसमें दोनों तरफ से जो है वो इश्यूज़ हैं। आप देखिए, ट्रैफिक वार्डन वो फोर्स है जो 13 साल पहले इनको जो है भर्ती किया गया, और 13 साल में इनकी कुछ 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इनकी प्रमोशन हुई। यानी कि ये 13 साल से सड़क पे हैं, इनकी प्रमोशन नहीं हो रही, उसकी वजह से ये मेंटली सिक ये भी होते जा रहे हैं, इनके अंदर भी इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर दूसरा, आवाम की अगर हम बात करें, ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा आवाम का, जहाँ पे महंगाई, जहाँ पे बेरोज़गारी, जहाँ पे आपके इश्यूज़, आपकी खाना पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद आपको पता चले कि आपका 2000 रुपये का चलान होना है, तो आपकी लड़ाई होनी। उसमें दोनों अतराफ से, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है, आपको शहर में आप भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी सारा दिन सड़क के ऊपर होता हूँ, ट्रैफिक पुलिस हमें नज़र आती है। वाकई वो बात होती है कि वो चलान के ऊपर चलान, और चलान सिर्फ उन लोगों का होता है जो वायलेशन कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि जो वायलेशन नहीं भी कर रहा उसका भी चलान कर दिया जाता है, जो वायलेशन करता है उसका भी चलान किया जाता है। असल इशू तब आता है जब दोनों तरफ से, अब ये वाक़या जो है, आप देखें सुबह के औकात में जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं वो कम है। असल इशू होता है शाम के वक्त। शाम के वक्त क्योंकि ट्रैफिक वार्डन जो है सारा दिन सड़क के ऊपर खड़ा रह के वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है, दूसरा शख्स जिसका चलान हो रहा है वो भी सारा दिन अपनी परेशानियों में रह के, अपने दफातर से, अपने कारोबार से, घर से परेशानियाँ वो भी लेकर जा रहा है। तो उसमें ये हालात जो है वो ख़राब होते हैं दोनों तरफ से। एक तजवीज़ दी गई थी ट्रैफिक पुलिस के पास, आपको याद है कि जब ये स्टार्ट की गई थी इनके पास वेपर होता था। उसमें क्या हुआ कि ट्रैफिक वार्डन ने कि हर जगह के ऊपर कभी किसी जगह पे वेपर निकाल लेना, तो वो वेपर वापस हो गया। उसके बाद इनको इख्तियार दिए गए कि आपने ई चलानिंग करनी है, ई चलान के ज़रिए इसको सारा कुछ मामले को देखा जाना है। ई चलान क्योंकि मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं हो सका,
ट्रैफिक वार्डन ने अगर एक चलान करना है तो उसको उसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट उसके साथ बहस भी करनी है, उसका चलान भी काटना है, उसकी बातें भी सुननी है, उसने ये भी कहना है फ़ोन फाड़ फ़ोन गल कर, वो बेचारा भी जो उसको भी बर्दाश्त करेगा ट्रैफिक लेकिन वार्डन। अब रूटीन ये जो सोशल इशू आपने बताया वाकई वो हर किसी के साथ, और यही वजह है कि आप एक रोड पे देख ले 4-5 जगह पे तो आपको नजर आ जाती है ऐसा लड़ाई झगड़ा। है ना। देखें, अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी है। अब हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे की बात को ठंडे दिमाग से सुनने और समझने की बजाय बिल्कुल हाथापाई की बात जो है वो नौबत आ जाती है। और इसके कई मसाइल हो सकते हैं, कुछ मसाइल तो इरफान ने बताएं, नो डाउट माशी मसाइल जो है वो भी असरअंदाज होते हैं। ट्रैफिक रश या ट्रैफिक जैम जो है वो भी असरअंदाज होता है इंसान की तबीयत पर। और अगर बात की जाए, मैं यहाँ पर ना क्या कहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन का कसूर नहीं होता, ट्रैफिक वार्डन का कसूर नहीं होता। ट्रैफिक वार्डन क्या करेगा, उसने भाई किसी गैर कानूनी हरकत पे ही आपको रोकना है ना, या आपने हेलमेट नहीं पहना, या आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, या आप ड्यूरिंग ड्राइविंग आप मोबाइल फोन सुन रहे हैं कॉल, तो उसने उसी पर रोकना है ना। वो लिटरली मैं तो यही कहता हूँ कि वो लोग जो है ना वो राइट पर होते हैं। अच्छा, अब ये कल जो वाकया हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था इस हवाले से भी कि जिस शख्स ने ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद किया है वो अकेला नहीं था, ठीक है। जब वो अकेला था, ट्रैफिक वार्डन रोका, उसने कॉल करके 13 से 15 लड़कों को बुलाया और उन्होंने उस ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद नहीं किया, बल्कि उनका जो सेक्टर ऑफिस था लक्ष्मी का, वहां पर जाकर उन्होंने तशद्दुद किया। और सिर्फ उस पर नहीं किया, 3 ट्रैफिक वार्डन वहां बैठे हुए थे जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो खुल्लम खुल्ला तो भाई अब तो वो डिजर्व करते हैं ना कि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन जो है, कानूनी चाराजोई जो है वो की जाए। और मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं। वही ना, आप ताकत के नशे में जो कुछ भी करते चले जाएं, खैर इन चीज़ों की हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करते हैं हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हर कोई वज़न कम करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अब माशाल्लाह से मैं ये कहूँगी कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग कहते हैं वेट रिड्यूस हो, स्किन हमारी बिल्कुल ख़राब ना हो, स्किन हमारी उसी तरह से ग्लो करे, चमकदार रहे और हम यंग भी लगे। क्योंकि वेट लॉस करके आप अक्सर देखते हैं आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, वो आपके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है कि आपने क्या किया अपने साथ। खैर, इसके साथ साथ फिर एक बहुत बड़ा मसला वो लोग जो कि बहुत जल्दी, आपके पास आजकल इतनी ऑप्शंस आ चुकी हैं, डाइट चार्ट इस तरह के आपको मिल जाते हैं कि आप यूं करके वेट तो रिड्यूस कर लेते हैं लेकिन दोबारा गेन भी उस तरह कर लेते हैं। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपकी स्किन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इवन बाल भी उतरना शुरू हो जाते हैं। सो आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट लोग मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे कि वेट भी कम होगा, वेट वापस भी नहीं आएगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। करना आपने क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत किस तरह से करनी है मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। हमारे साथ सहर चावला मौजूद हैं और सिलाफे नकवी अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, दोनों हंसते मुस्कुराते चेहरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक ठीक ठाक यू। है? आपको देख के और अच्छी है और मैं डॉक्टर सहर को देख के बहुत खुश हूँ। लाइकवाइज। सहर से तो मैं कहती हूँ मुझे खुद एनर्जी मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस तरह ही रखे। आमीन। अच्छा जी, बहुत बड़ा सवाल है आजकल ये, आपने वेट भी रिड्यूस करना है, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात का भी खैर आजकल मसला है कि हमारी स्किन भी अच्छी रहनी चाहिए, हम एज से भी कम लगें और वो वेट वापस ना आए। सहर, सबसे पहले आपसे जानेंगे। जी है ना, बहुत अच्छा सवाल है और ये एमलगमेशन है, उर्दू में मजमुआ है बहुत सारे फैक्टर्स का जिसको आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करते हैं तो आपके रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। खाली डाइट से, खाली वर्जिश से या खाली किसी एक चीज़ पे फोकस करके आप नहीं कर सकते। आपकी डाइट, आपकी वर्जिश, आप क्योंकि वर्जिश भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है जैसे डाइट डिटॉक्स करती है, आपका लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा आपके सोने उठने की हैबिट्स, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस आप किस तरह मेंटेन करें। एक इंसान जो पूरी पूरी रात जाग रहा है उसकी स्किन कैसे फ्रेश रह सकती है, ठीक है। उस दिन अभी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी अभी तक क्रोज फीट नहीं है आपकी आइज़ पे, माशाल्लाह ये वो देखें क्रोज फीट यानी यहाँ पे जो आपके रिंकल्स बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइट में करें, जो आपके किचन में मौजूद है वही मेरे किचन में मौजूद है, कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस से दूर रहना। अब दुनिया की स्ट्रेस हर एक की ज़िंदगी में, किसकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उसको कॉम्बैट करने के तरीके, उस पर काबू पाने के तरीके, आपको इसके 2.5 ग्राम के दिमाग को कंट्रोल करना, 2.5 ग्राम के दिमाग को आपको कंट्रोल नहीं करना, और ये बड़ी प्रैक्टिस से इंसान ये चीज़ अचीव करता है, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट अगर आप दुनिया की बेटर डाइट ले रहे हैं, दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज करें, आप अपनी ज़िंदगी का
स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किन कैसे अच्छी रह सकती है? और स्किन अच्छी रहनी चाहिए, जैसे आंखें आपकी दिल का आईना है, वैसे ही स्किन आपकी एक्चुअल सेहत का आईना, कि आपके अंदर ब्लड में क्या चल रहा है, organs बिल्कुल में क्या आपने चल सही रहा है। कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। सुलाफे, स्ट्रेस की हमने बात की, मुझे ये बता दें हर दूसरा बंदा, अच्छा मैं कहूँ कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, मुझे तो काम करके 4 घंटे के बाद ऐसे फील होना शुरू हो जाता है मैं थक गई हूँ, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, ये भी स्ट्रेस की एक टाइप है ना, मतलब आप कहते हो मुझे अब कोई नज़र भी ना आए, सो क्या करना है हमने, किस तरह रिलैक्स रहना है? अच्छा, जब मेरे पर जब स्ट्रेस की बात आती है ना, तो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है कि इसके रिलीफ के लिए हम बात करें, हम हल पर बात करें, प्रॉब्लम्स पर सब बातें करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि सिटी 42 हमेशा हमें मौका देता है कि हम सोल्यूशन पर बात करें। आपने जिस तरह अपनी सिचुएशन बताई है ना, ये एनर्जी ड्रेन होना होती है, इसलिए एक तो टिप वैसे ही सबको मैं दे दूँ, हमेशा लोगों से डिस्टेंस रखकर बात करें थोड़ी सी, बिकॉज आप उनके ओरा में एंटर होते हो, तो उससे भी आपको स्ट्रेस होता है। वो अब साइकिक अटैक है एक दूसरे का आप पर, ठीक है, जो भी वो अपनी नेगेटिविटी लेकर आया वो आप में आ गई। हम तीनों क्यों बैठे हुए माशाल्लाह खुश थे यहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे इतना पता है पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। Exactly. तो इसलिए हम एक दूसरे के ओरा से जब टकराए हैं ना, तो हमें अच्छा लगा है, ठीक है। तो स्ट्रेस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, जरूरी नहीं तब आपने एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करें डेली की। फिर आपको जब स्ट्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसी मैकेनिज्म को ऑन कर देगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ हाथ रखा अपने हार्ट रीजन पर और यहाँ पर हाथ रखा, ठीक है। आपने इनहेल किया, आपका पेट बाहर आना चाहिए, एंड एक्सहेल किया, पेट अंदर को जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखें, जैसे हमने कहा स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। आपने अब जब यहाँ फोकस करना है हार्ट रीजन पर, तो एंजाइटी अक्सर लोगों को यहाँ होती है। आपने कोशिश करनी, जब आप इनहेल करते हो तो यहाँ एक स्पेस आपकी बनती है जो एक्सपैंड होती है, उसकी वजह से क्या होगा, स्पेस बनेगी, एंजाइटी उसके मुकाबले में उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रैक्टिस को, माइंडफुलनेस को जब आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे, जब आपको एंजाइटी होगी, आपका ब्रीदिंग पैटर्न कुदरती ये होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस, जिस तरह आपने कहा कि दिल नहीं करता फिर आपके पास कोई आए भी, आप आइसोलेट होना शुरू हो जाते हो, उसी टाइम आप बेहतर फील करना शुरू कर दोगे। या सबसे ईजीएस्ट चीज क्या होती है, टू काम योर माइंड, पिंकी फिंगर का मसाज आप उसी टाइम शुरू कर दो, आप एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हो। या कराटे चॉप हम जिसको बोलते हैं, इसको टैप करो, थोड़ी देर बाद आप में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि अपने आप को किसी टॉक्सिक चीज से बचाना आपका हक है। हमारे यहाँ कहते हैं बड़ा गलत है ये वो, नहीं, आप डिस्टेंस रखें लोगों से। आपको अगर लगता है कि इसकी एनर्जी मुझे सूट नहीं करती, थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर बात करें उससे। ज़्यादा आई कांटेक्ट उस इंसान से नहीं होना चाहिए आपका। बाकी जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, 30 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज किसी भी किस्म की करते हैं, तो तभी आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, डॉक्टर सहर साथ बैठी हुई हैं, तो अक्सर हम योगा में टर्मरिक टी लोगों को कहते हैं। अगर तो अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, तो आपको पता है कि टर्मरिक यानी कि आपकी जितनी भी चीज़ें नेचुरल अल्लाह ताला ने बनाई है ना, आप हर्बल टीज यूज करते हो ना, तो उससे ये होता है वो सेरोटोनिन और डोपामिन आपका रिलीज करती है, तो वो तो कुदरती आपका एंटी डिप्रेसेंट होती है। तो ये चीजें करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कुछ नहीं हो रहा तो हम जिसे कहते हैं सुख आसन, यानी बस बैठे हुए हैं और अपनी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर गौर कर रहे हैं, और अपने कमरे में लिख कर लगा लें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। रोजाना जो नेगेटिव हम अपने आप को कह रहे होते हैं ना, आज मैं बहुत ऐसे हो गई हूँ, अब मैं अपने आप को ऐसी लग रही हूँ, उफ माय गॉड मेरी स्किन ऐसी हो गई। आप जब फोकस करते हो ना, तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो उस पर आपने फोकस नहीं करना, प्रॉब्लम पर। तो इसलिए लिख कर लगा ले, एवरी डे इन एवरी वे, चारों तरफ, आई एम गेटिंग बेटर एंड अब बेटर। कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं ना, एक बात सोची जाते हैं, अच्छा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर cancel, जो cancel, चीजें आसपास cancel। हो रही है शायद ये इस वजह से हो रहा है, इस वजह से एक्चुअली आप स्ट्रेस में जाते हैं। हाँ, और उस टाइम पर से कैंसिल 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 3 टाइम्स आपके इमोशंस निकल जाएंगे उस चीज़ से जो आपको मेमोरी आ रही है। अवॉइड नहीं करना आपने उसको, अवॉइड जितनी देर करोगे वो चीज़ टक 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 जहन में चलती रहेगी, उतने ओसीडी की तरह। आपने क्या करना है, सिर्फ उससे इमोशंस निकाल देने जो आपको घबराहट दे रही है। तो आपने किया, अब सबके सामने नहीं कहना शुरू कर देना कैंसिल 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 होकर क्या हुआ इससे। तो मेंटली अक्सर लोगों को जब मैं बताती हूँ, लोग कहते सामने कहो मैं नहीं बात करना, कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए मेंटली कहो उस चीज़ को, और वो चीज़ इग्नोर कर देंगे। एक्सरसाइज तो आपने करनी है, आप की सेहत के लिए भी अच्छी है। और सबसे पहले हमने स्ट्रेस की बात की, ये स्ट्रेस जिंदगी से एलिमिनेट हो जाएगा तो यकीन माने आप खुश भी रहेंगे। बिल्कुल। शहर की तरफ आते हैं जी, अच्छी डाइट जिससे आपका वेट भी जो है, मैं बहुत दफ़ा पूछ चुकी हूँ, बावजूद इसके आप यकीन माने इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, फिर क्या करें, आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है, वेट नहीं गेन होना चाहिए बस।
अच्छा, जितनी भी, मैं हमेशा यही कहती हूँ, ईट गॉड मेड फूड, क्योंकि आज टाइम कम है, डोंट ईट मैन मेड फूड। जब आप अलग, दो बातें, एक तो ईट गॉड मेड फूड और दूसरा रिस्पेक्ट योर यूनिक बायोकेमिस्ट्री, लिसन टू योर बॉडी। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हो सकता है कि मूंग की दाल मेरे लिए शफा हो लेकिन आपके लिए शफा ना हो। और ये आप, मैं अपने पेज पर बहुत सारी वीडियोस करती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि आप सेल्फ असेसमेंट किस तरह कर सकते हैं कि कौन सी खुराक आपके लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए गंदम बनी है, किसी के लिए बाजरा बना है। अब जिनकी बॉडी की ठंडी तासीर है उनके लिए गंदम नहीं बनी है, जिनकी बॉडी की गर्म तासीर है उनके लिए गंदम बनी है, ठंडी वाले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी को जैसे फाइबर सूट नहीं करता है, अब जिसको फाइबर सूट करता है उसका फाइबर से वेट नीचे जाएगा। इसी एक डाइट प्लान किसी के लिए भी नहीं हो सकता। जिसको फाइबर सूट नहीं करता है उसका कार्निवोरस डाइट यानी नॉन वेज डाइट से वेट नीचे जाएगा। कुछ चीज़ें जो हर एक पर अप्लाई होती है वो ये होती है कि जब आपने वेट रिड्यूस करना है, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की तरफ जाना है, आपने अपनी डाइट में एंटी ऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करने हैं। जितने भी आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं आपके पास। और एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है रेड मीट के बारे में। बीफ लिवर से ज़्यादा, हमने एक बार पहले भी बात की थी, देयर इज़ नो न्यूट्रिशियस फूड इन द प्लैनेट। इस टेबल पे आप बीफ लिवर से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड मुझे ला के दे दें एंड आई विल क्विट माई जॉब। क्विट माई जॉब यानी जो मैं काम करती हूँ, जॉब तो मैं किसी की करती नहीं। सो आपके पास जो अल्लाह ताला की, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स, अल्लाह ताला के बनाए जो फैट्स हैं, जो घी है, जो मक्खन है, जो गोश्त है, जो दही है, जो खालिस दूध है, अगर आपको डेयरी सूट करता है, आप उन चीज़ों को मॉडरेशन के साथ अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और जब तक भूख नहीं लगती मत खाएं। आप पे कोई सजा या कोई ड्यूटी नहीं है दैट यू हैव टू टेक 3 मील्स इन अ डे। अगर आपको दिन में एक ही मील की भूख है, आप एक ही मील खाएं। और हर रोज आपकी फिजिकल दो तरह के लोग हैं ना, एक तो जिनको आप कह रही भूख नहीं लगती, एक वो लोग हैं जिनको एमी क्रेविंग होती रहती है कि बस जो बोर हो रहे होते हैं लेकिन भूखे नहीं होते। वो आंखों से भी ज्यादा भूखे होते हैं, वही ना, बोर हो रहे खाना होते खाना है। हैं। उनके लिए बेचारों के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है। ये पता है क्या, जिन लोगों को, अच्छा ये भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है ना, शुगर डिप्स आते हैं, एक्चुअली वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जो कहते हैं ना, हाय अल्लाह, अगर मैंने कुछ ना खाया तो मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वो जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, हाइपोग्लाइसीमिक डिप को फाका काटता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी लिमिट्स 12, 14, 16, 18 घंटे बढ़ाएं ताकि आपके ये डिप्स कम हो। अब दूसरे आ गए वो लोग जो आपके पास स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या बोर होके खाते हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट हंग्री। और एक और बात, व्हेनेवर यू फील हंग्री, जिन लोगों को ये दोनों मसले नहीं है, फर्स्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अक्सर आपके पास आपके जो दिमाग का थर्स्ट सेंटर होता है वो आपको झूठा सिग्नल देता है कि यू आर एक्चुअली हंग्री। अगर पानी पीने के 20 मिनट बाद भी भूख लगती है, देन यू आर एक्चुअली हंग्री एंड गो फॉर अ मील। बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, सबसे पहले जिसने वेट रिड्यूस करना होता है ना, मैं अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को देखती हूँ, चावल छोड़ दिए, आपने रोटी छोड़ दी, इस प्रैक्टिस को कैसे आप देखते हैं? क्या ये वाकई वो दो चीज़ें हैं जो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं? चावल, अगर फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू मेंटेन देयर वेट, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं रोज़ भी थोड़े से पोर्शन में चावल ले सकती हूँ, लेकिन चावल का बहुत ज़्यादा इंटेक मैं इनकरेज नहीं करूँगी, बिकॉज देन अगेन वो उसका कार्ब कंटेंट ज़्यादा है। रोटी डिपेंड करता है, किसी केस में ना छुड़वानी पड़ती है, किसी केस में नहीं छुड़वानी पड़ती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ डायबिटिक एंड समबडी इज ऑन हाइपोग्लाइसीमिक्स, मैं उसकी रोटी नहीं छुड़वाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मेरा गोल है कि मैंने उसके हाइपोग्लाइसीमिक्स छुड़वाने हैं, मैंने उसकी इंसुलिन छुड़वानी है, मैंने उसको शुगर डिप में नहीं लेके जाना। लेकिन अगर मेरे पास कोई जवान लड़की आती है 18-19 साल की, जिसको डांट पड़नी चाहिए, जिसका वजन 80-90 किलो है, जंक फूड खा खा के मैं उसकी रोटी छुड़वा दूंगी, यू नो, देन इट डिपेंड्स कि आपके पास केस क्या आ रहा है। लेकिन रोटी खाने से आप मोटे नहीं होते हैं। हाँ, हमारे पास ग्लूटेन सेंसिटिविटी, गंदम की मैं बात कर रही हूँ, इतनी ज्यादा फैल चुकी है, लीकी गट इतना ज्यादा हो चुका है कि वो लोगों को सूट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो रही है। एक्चुअली ये हो रहा है। अच्छा, मुझे सलाफी ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मेरे फेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी फेस आता है, हालांकि बॉडी बिल्कुल ठीक है, डबल चिन है। अब इनका इलाज क्या है? आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए कुछ आप रिकमेंड करेंगे? फेस योगा, फेस योगा आप ये करें कि पहली चीज़ मैं कहती हूँ कि फिश पाउट और एक सेल्फी लेना मैं आपको सिखाऊंगी बगैर फ़ोन के। हाँ जी, फ़ोन से थोड़ा दूर रहा करें। अब आप पहली चीज़ क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स तक आप इस चीज़ को दोहराओगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये आप तकरीबन 4 से 5 दफ़ा करेंगे। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा जो मैंने आपका सेल्फी लेना, हम अक्सर पाउट करते हैं ना सेल्फी लेते हुए, वो आपने ऊपर देखना है, डबल चिन भी जाएगी और साथ ये फेस भी शेप में आएगा। ओके,
और इस इसको तरह आपने से स्टे रखना ये है? स्टे करना है 30 सेकंड्स का। योगा के जितने भी आसन है 30 सेकंड्स के बाद इसका असर शुरू होता है, बट बिगिनर्स को मैं कहती हूँ 30 सेकंड्स तक होल्ड करें, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। पहले दिन जाते ही आपने 10 राउंड इसके लगा लिए, जब दर्द होगा नेक्स्ट डे कहती है तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो खाना नहीं खाया जा रहा, बिकॉज खाना हमारा प्रॉब्लम है, मतलब मुझसे तो खाना नहीं खाया जा रहा, तब ये एक्सरसाइज नहीं ठीक। तो इसलिए आपने क्या करना है, सब्र के साथ आराम से 30 सेकंड्स तक एंड डाउन, इस चीज़ को करना शुरू कर दिया। या इस चीज़ को ऑपोजिट मैनर में यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा रिलीज़ करें इस एरिया को अपने, और बाद में रिलीज़ करना शुरू कर दें। ये मतलब 3 चीज़ें, एक ये कि पल्स में आप एक चीज़ को कर रहे हो, एक आप स्टे कर रहे हो, और एक इस तरीके से। बट जिस तरह आप डॉक्टर सहर मेरे साथ बैठी हैं, तो ये 70% है, मैं 30% हूँ, यानी कि 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। नींद की इन्होंने बात की ना, इस चीज़ पे मैं बहुत लोगों को एक चीज़ कहती हूँ। मुझे आकर जब जिम में लड़कियाँ आती थी ना, तो आगे मुझे कहती थी मैं रात को सोई नहीं हूँ लेकिन मुझे एक्सरसाइज करनी है। कहती मैं तुम्हें एक्सरसाइज कैसे कराऊं, तुम्हारी बॉडी इस टाइम रेडी है इस चीज के लिए, बिकॉज उसने रेस्ट नहीं लिया, रिकवरी जरूरी है। और कहते हैं अब मैं बर्नआउट में जा रही हूँ बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो। तो हम बैलेंस की यहाँ पर बैठकर बात करें, बैलेंस में रहे तो वो चीज आपके फेस पे खुद ही आना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसी डाइट जो आपके फेस को बिल्कुल खराब कर रही है वो आपकी डाइट नहीं है, और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपको शक्ल को अजीब सा एक इफेक्ट दे रही है, आप थके हुए हो बहुत ज्यादा, तो आप समझ लें आपके वर्कआउट में कुछ गड़बड़ है, या तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं या आपकी नींद पूरी नहीं है, हाइड्रेशन पूरी। पानी पीने का एक तरीका मैं आपको बता दूं जो हम अक्सर फिटनेस में बताते हैं कि आप पाउंड्स में अपना वेट देखते हो, उसको हाफ करो, वो आंसर्स में आंसर आता है, उसको कप्स में कन्वर्ट करें। हर इंसान को एक जैसा पानी सूट नहीं करता। हमारे यहाँ एक नॉर्मल लाइन है, हर किसी को कहते हैं बहुत ज्यादा पानी पियो, बहुत ज्यादा। लोग नहर पी जाए बेचारे, हम तो लाहौर में ना, पता है हम एड्रेस भी नहर से बताते हैं, नहर पी जाए बेचारे। तो मैं इसलिए उनको कहती हूँ कैलकुलेटेड, इससे बेहतर है फिर पानी पी लो। बहुत सारे लोगों के लिए ज्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं होता। अगेन सहर ने स्टार्ट यहाँ से किया था कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी का एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। आप वेट के हवाले से पानी कैलकुलेट कर लें, वो सबसे आसान तरीका आपके लिए होगा, लेकिन वो देख लें। अक्सर लोग कहते हैं शायद पानी का कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा भी पानी पीना आपके लिए ठीक नहीं है। अक्सर लोग पानी पीते जा रही हूँ, मेरी तो स्किन इसलिए अच्छी है, कुछ अरसे बाद फिर अल्लाह माफ करे कहीं और जाएंगे आप। बस आपको हर चीज का ध्यान रखना है। सहर आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, कुछ लोग कहते हैं मेरे सिर्फ बाजू नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा आपको हैवी लुक नजर आ रही है, स्किन पे है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ बॉडी बिल्कुल ठीक है, पेट बस वाइड इस तरह आया हुआ है। ऐसे केसेस में आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता रिकमेंड करना? देखिए मुश्किल उनको समझाना हो जाता है, रिकमेंडेशंस तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। 2 टाइप्स की आपके पास नॉर्मली ओबेसिटी होती है, सेंट्रीपिटल एप्पल शेप जो कि खतरनाक है, जो आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जाती है। एक होती है पियर शेप। पियर शेप का मतलब है कि टांगे और बाजू मोटे, और इसका पियर शेप नॉर्मली जेनेटिक भी होती है। अगर आपकी माँ की बॉडी टाइप नॉर्मली लड़कियों की वैसी होती है। अब टांगे और बाजू में कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है, और अगर पेट चिपका हुआ परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोगों के टांगे और बाजू मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, बहुत वर्कआउट और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करें आप, आपके टांगे और बाजू उसी टाइप के हैं, सबसे अच्छी बात है। और आपकी टांगे अगर लीन नहीं है जेनेटिक स्ट्रक्चर में तो कोई बात नहीं, टोन्ड होनी चाहिए। लीन नहीं है जेनेटिक में तो ना हो, ठीक है, मेरी नहीं है, सही है, लेकिन पेट चिपका होना चाहिए हर एक का। पेट निकलने की कोई दलील नहीं है। अगर आप, क्योंकि आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे पेट में हैं। अगर पेट निकला हुआ, इसका मतलब है कि लिवर में इतनी चर्बी इकट्ठी हो गई थी कि अब उसने उसकी उल्टी करना शुरू कर दी है, उसे स्पिल करना शुरू कर दिया, उसने बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी फेंकना शुरू कर दिया। तो ये है मेनली 2 टाइप की ओबेसिटीज। अच्छा, मोस्टली जिन लोगों के कंधे चौड़े होते हैं, यानी बड़ा जटियों वाला प्रोफाइल होता है एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी अगेन जेनेटिक है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ फैट नहीं होनी चाहिए, सबस्कैपुलर रीजन में हम्प नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि नॉर्मली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर 2 ऑर्गन्स लोकेटेड हैं जो कि आपके पास स्ट्रेस रेगुलेटिंग हार्मोन निकालते हैं, कॉर्टिसोल, जो डायरेक्टली इंसुलिन को अफेक्ट करता है। इसका मतलब है कॉर्टिसोल की सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा है। अगर यहाँ पे ये किफोस्कोलियोसिस हो रहा है, यहाँ पर इस एरिया पे आपका हम्प बन रहा है, चौड़ी हैं आप, चौड़े हैं आप, दैट इज फाइन। इस एरिया के ऊपर चर्बी नहीं होनी चाहिए, पेट नहीं निकला हुआ होना चाहिए। सही हो गया। अच्छा जी, अब आप अपनी रूटीन डाइट में क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगी ख़ास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों में ओबेसिटी अंडर एज जो हम देखते हैं 16-17 ईयर्स की हैं, उनमें ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। अब डाइट हमने रखनी क्या है? आजकल आपको पता है यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने जो मर्जी खा लिया, घर आके भी खा लिया, रात को सोने से पहले भी खा लिया। बेस्ट डाइट क्या आप बताना चाहेंगी?
पूरा आपका डे प्लान? मैं 11 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मैं सबको यही कहूँगी कि अभी से, मैंने तो चले लेट स्टार्ट किया, आई वाज 25 जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं सबको कहूँगी कि अभी से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें, अपनी बॉडी को इसकी आदत डाल दें। अगर आप थ्रू आउट इंटरमिटेंट फास्टिंग की कैफियत में रहेंगे तो थ्रू आउट बॉडी में स्टेम सेल्स जनरेट होते रहेंगे। स्टेम सेल्स का काम ये होता है कि जब वो जनरेट होते हैं वो बॉडी में जाके डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन खराब है, ऑटोमेटिकली जाके उसको रिपेयर करते हैं। जो हम बाहर से लाखों के इंजेक्ट करवाते हैं वो भी करवा लें जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली जब जनरेट हो रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहें और घर का बना हुआ खाना खाएं। अगर आप जो मर्जी जाके यूनिवर्सिटी में करेंगी, रातों को जागेंगी, तो यू आर डिस्टाइन्ड टू बी डूम्ड, फिर तो आपका बेड़ा गर्क होना ही। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, जो लोग प्राउड के साथ कहते हैं ना मैं तो पानी की तरह सोडा वाटर पीती हूँ, उनको प्लीज जरा थोड़ा सा डांट दो, मैं बहुत तंग हूँ। मैं तो शुगर के पानी की तरह बात करती हूँ। शुगर तो बिल्कुल, शुगर, और एक बोतल में नॉर्मली 12 से 13 चम्मच शुगर होता है। आपका ब्लड एक टाइम पर, एक दिन में 1 टीस्पून से ऊपर शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितने भी हम खाने ले रहे हैं उनमें नेचुरली अपना भी शुगर, अपने ऊपर रहम खाएं। हाँ बिल्कुल, और रहम खाने की हर एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए इक्वली इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सुलाफे, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम कहते हैं कि जी अगर आप योगा कर रही हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, नेचर के करीब होना चाहिए, खुली फ़िज़ा होनी चाहिए, सुबह का टाइम होना चाहिए। अब कुछ लोग इसको एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं कि हम नहीं जा सके। बेस्ट टाइम, बेस्ट प्लेस क्या आप बताना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ बेस्ट टाइम वो है जो आप अपने लिए निकाल सकते हो। एक्सक्यूज इसलिए छोड़ सकते हो आप, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको योगा 4 से 6 के दरमियान ही करना पड़ेगा। एम्प्टी स्टमक जो आप एक्सरसाइज करते हैं ना, वो आपको फ़ायदा देती है कि आपने उसी फैट को, जिसे मैं अपनी ज़ुबान में कहती हूँ जो एक्स्ट्रा है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको निकालने का तरीका यही है। अगर आप खाना खाते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, जो पहली चीज़ तो इतना हेल्दी नहीं होता, खाना खाए फौरन एक्सरसाइज की, थोड़ा गैप दे ले, बट आप पहले तो उसको हजम करोगे जो आपने खाया। अब आप जब फास्टिंग में, जिस तरह बता रही कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो, आपको अब रात का काफ़ी रेस्ट मिला, अब आपने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज सिंपल क्या है, बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। शुरू तो करें, मैं हमेशा ये कहती हूँ बेस्ट प्लेस यही है कि अगर आपके पास सोफ़ा है, अगर आपके पास इतना सा मैट है, अगर आप उस पर यही चीज़ करना शुरू करें, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप बिल्कुल बैठे नहीं हुए हो। हमारी आदत है हम ड्रामाज देख रहे हैं, हम सीरियल्स देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे थोड़ा को मूव करें, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहें प्लीज़। अच्छा, तो ये चीज़ भी अगर आप कर रहे हो तो आपके दिमाग को सिग्नल जा रहा है कि आप हिल रहे हो भाई, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। ये मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट है, जैसे आप बताए थे कि बैक पर जो हम्प बनता है, आप पीछे इसको लॉक करें और अपनी नेक को पीछे लेकर जाएं, उससे भी ये चीज़ होना शुरू होती है। बैठे बैठे आप कर सकते हो, इस चीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ी सी स्पीड। बट अगर आपको बैक का इशू है या कहीं पर बॉडी में पेन है तो बिल्कुल स्लोली स्लोली इस चीज़ को परफॉर्म करें। हम योगा कहते हैं कि जितना आप स्लो करते हो उतना ही इंटेंस होता है, क्योंकि आपके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। आप तभी एंगल को अपने ठीक कर पाते हो। तो जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो उस चीज़ को आप तेज़ तेज़ कर सकते हो। जिस तरह हम स्किन की शुरू में बात कर रहे थे, जितने भी आपके पोज होते हैं जिसमें आपका फेस डाउनवर्ड्स होता है, उसके अंदर आपकी स्किन पर उतनी ही फ्रेशनेस आती है, बिकॉज आपकी सर्कुलेशन ब्लड की बहुत अच्छी हो जाती है। या बिल्कुल जिस पोज में आप बिल्कुल पीछे जाते हो, उसके अंदर भी आपका फेस फ्रेश होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, चूँकि डॉक्टर सहर भी साथ बैठी हैं, तो मैं यही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब तक आप कंप्लीट एक फैक्टर्स अपने या एस्पेक्ट्स पूरे नहीं कर रहे हो ना अपने लाइफ के, तब तक फिर इन चीज़ों का तब फायदा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं योगा को ब्लेम करेंगे, डाइट को ब्लेम कर। डाइट कुछ नहीं होती, मैंने योगा ट्राई किया, उससे कुछ नहीं होता। इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। आर्ट तो ठीक है, इतने सालों से लोग उसका बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है। वो क्या है, उसको रूट कॉज को देखें और उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू करें लाइफ में उसके। सो बेस्ट टाइम वो होगा जो आप अपने लिए निकालेंगे। दिन की आप मुझे बताएं, हम लोग कितना टाइम लगा देते हैं लैपटॉप पर, कितना टाइम लगाते हैं हम मूवी देखने पर लगाते हैं। 2-2 घंटे की फिल्म देखेंगे। वो लोग भी जो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो फोन पकड़ने का टाइम नहीं हो, माय गॉड। तो मैं कहती हूँ आप 15 मिनट 30 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं अक्सर लोग कहती हूँ आप शावर लेते हैं ना, हाँ जी, कितना टाइम लगता है, 15-20 मिनट। तो मैंने कहा इतने ही थोड़े से आपने एक्सरसाइज के लिए निकालना, ये भी उतना ही जरूरी है जितनी आपकी हाइजीन जरूरी है, सही उतनी ही आपकी एक्सरसाइज जरूरी है। बस आपने अपने लिए अगर टाइम निकालना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें आपको इतनी अच्छी तरह से गाइड कर दी हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप ये पूछे कि जी हमने वेट कैसे कम करना है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है वेट कम करे, लेकिन इसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी नींद, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज, सब चीज़ें ठीक होंगी तो आप अच्छे तरीके से वेट रिड्यूस भी कर सकेंगे, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।
रुमेल इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, तो आपके करीबी बाजारों में सब्जियों के रेट क्या हैं? आज की रेट लिस्ट रुमेल बता रही हैं। बिल्कुल, शहर भर में सब्जियों की मुकर्रर करदा सरकारी नुर्ख से जायद में फरोख्त जारी है। दर्जा अव्वल की कीमत में दर्जा सौम और दर्जा दोम सब्जियां जो हैं वो फरोख्त की जा रही हैं, जबकि अदरक और लहसुन की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। मेरे हाथ में सरकारी नुर्खनामा है, जिसके मुताबिक अदरक थाईलैंड की जो सरकारी कीमत है वो 500 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर भर में अदरक जो है वो 700 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन देसी का जो सरकारी नुर्ख है वो 325 रुपये मुकर्रर है, जबकि लहसुन देसी जो है वो शहर में 450 रुपये तक किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन चाइना का जिसका सरकारी नुर्ख जो है वो 440 रुपये मुकर्रर है और ये 600 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह दीगर सब्जियों में प्याज की अगर बात करें तो प्याज दर्जा अव्वल का जो सरकारी नुर्ख है फी किलो वो 240 रुपये मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में ये 280 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम का जो प्याज है आज की रेट लिस्ट शेयर की। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।